नमस्कार, आपका स्वागत है आज के बुलेटिन में। खबरों का पिटारा और खबरों की हकीकत में। इस बुलेटिन के माध्यम से हम आपको देश विदेश की तमाम खबरों से अवगत कराएंगे जो कि टेलीविजन मीडिया से गायब रहती हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन का। देश में कोरोना की दूसरी लहर के घटने के साथ ही अनलॉक की शुरुआत हो गई है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। 1 जून से उत्तर प्रदेश के 20 जिलों को छोड़कर अन्य जगहों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उन जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी जहां कोरोना संक्रमण के मामले 600 से अधिक आ रहे हों। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू अभी जगहों पर जारी रहेगा। आदेश के अनुसार लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, कानपुर नगर, प्रयागराज, आगरा जैसे 600 से अधिक एक्टिव केस वाले कुल 20 जिलों में सख्ती और बढ़ाई जाएगी ताकि यहां भी केस कम हो सके। अगले आदेश तक इन 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू यथावत जारी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी आज कहा कि जिन जिलों में 600 से अधिक केस आ रहे हैं वहां पाबंदियां जारी रहेंगी, लेकिन 55 जिलों से हमने पाबंदियां घटा दी हैं। अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 1900 मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में अभी 41,000 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अभी मृत्यु दर सबसे कम और रिकवरी रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अनलॉक के गाइडलाइन के अनुसार सरकारी कार्यालयों को 50% उपस्थिति के साथ खोला जा सकेगा। निजी कार्यालयों को कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार खोला जाएगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सब्जी मंडी पूर्व की भांति ही खुली रहेगी। शादी समारोह, अन्य आयोजनों में बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों कोरोना प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की इजाजत होगी। वहीं शव यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपनी आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति मिलेगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, स्विमिंग पूल, बार एवं शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे। कोरोना संकट में मीडिया, सोशल मीडिया पर सरकारी अंकुश से नाखुश सुप्रीम कोर्ट ने तंज कसते हुए उस घटना का जिक्र किया जिसमें पीपीई किट पहने 2 लोगों को एक शव नदी में फेंकते देखा गया। कोर्ट का कहना था कि खबर देखी है, लेकिन ये नहीं पता कि खबर दिखाने वाले चैनल पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है या नहीं। आंध्र प्रदेश के टीवी चैनलों पर दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने नदी में कोविड मरीज की लाश फेंकने की घटना का जिक्र किया। जस्टिस राव ने कहा कि कल लाश को नदी में फेंके जाने की घटना से जुड़ी तस्वीरें देखी। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार का माखौल उड़ाने वाली ये टिप्पणी की। बेंच ने आंध्र प्रदेश के टीवी चैनलों पर दर्ज मामले में रोक लगाते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब कोर्ट को यह बताना होगा कि राष्ट्रद्रोह की परिभाषा क्या है। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 124 है और 153 को विस्तार से परिभाषित करने की जरूरत है। इसमें पहली धारा राष्ट्रद्रोह के लिए है जबकि दूसरी दंगों से जुड़ी है। इससे पहले मार्च में कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के सांसद फारूक अब्दुल्ला के मामले में दायर याचिका को निरस्त करते हुए कहा था कि सरकार ने इतर अपनी राय रखने को देशद्रोह नहीं माना जा सकता। उस मामले में कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। बीते साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने भी कहा था कि देशद्रोह की धारा का इस्तेमाल मीडिया और अभिव्यक्ति पर बंदिशें लगाने के लिए किया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच सोशल मीडिया के जरिए मदद मांग रहे लोगों पर कार्रवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सख्त हिदायत दी थी। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई नागरिक सोशल मीडिया पर शिकायत दर्ज कराता है तो उसे गलत जानकारी नहीं कहा जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को यूपी सरकार के हालिया एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें सोशल मीडिया ऑक्सीजन की गुहार लगाने वाले एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि नागरिक सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो इसे गलत जानकारी नहीं कहा जा सकता है। किसी भी जानकारी पर शिकंजा कसना मूल आचरण के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब लोग बेरोक टोक अपनी आवाज सरकारी तंत्र के खिलाफ उठा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को सख्त हिदायत दी है कि ऐसे किसी भी मामले में अगर कोई कार्रवाई हुई तो उसे कोर्ट की अवमानना समझा जाएगा। एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद के बीच योग गुरु रामदेव का बड़ा बयान आया है। रामदेव ने कहा है कि हमारा अभियान एलोपैथी व श्रेष्ठ डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है। हम मॉडर्न मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं। अभियान उन ड्रग माफियों के खिलाफ है जो 2 रुपए की दवाई को 2000 में बेचते हैं और गैर जरूरी ऑपरेशन व टेस्ट और अनावश्यक दवा का धंधा करते हैं। रामदेव ने कहा है, हम इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं। एक और ट्वीट करते हुए योग गुरु रामदेव ने लिखा है, यदि एलोपैथी में सर्जरी व लाइफ सेविंग ड्रग्स है तो शेष 98% बीमारियों का योग आयुर्वेद में स्थायी समाधान है। हम इंटीग्रेट पैथी के पक्ष में हैं। योग आयुर्वेद को स्यूडो साइंस और ऑल्टरनेटिव थेरेपी कहकर मजाक उड़ाना व नीचे दिखाने की मानसिकता को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले आयुर्वेद के समर्थन में फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने भी एक वीडियो शेयर किया। अक्षय ने कहा, आप अपनी बॉडी के खुद ब्रांड एम्बेसडर बने, सिंपल और हेल्दी लाइफ जिए और दुनिया को दिखा दें कि हमारे हिंदुस्तानी योग व आयुर्वेद में जो ताकत है वह किसी अंग्रेज केमिकल इंजेक्शन में नहीं है। इससे पहले शनिवार को रामदेव एक पुराना वीडियो शेयर कर कथित मेडिकल माफियों को चुनौती दी। योग गुरु रामदेव ने फिल्म अभिनेता आमिर खान के कार्यक्रम सत्यमेव जयते का एक पुराना वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि फार्मा कंपनियों और डॉक्टरों की साठगांठ के चलते मोनोपोली के कारण जरूरतमंद को कई गुना अधिक कीमत पर दवा खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वीडियो में समझाया जा रहा है कि जेनेरिक दवा डॉक्टरों द्वारा लिखी जा रही दवाओं में कितनी सस्ती होती है, फिर भी मरीज को महंगी दवा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रामदेव ने ट्वीट करते हुए लिखा, इन मेडिकल माफियों में हिम्मत है तो आमिर खान के खिलाफ मोर्चा खोलें। यूपी बोर्ड ने स्कूलों से 20 मई तक 2021 की हाई स्कूल परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के शमाई एवं प्री बोर्ड परीक्षा के अंक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया था। इसी बीच बोर्ड ने इन छात्रों की 9वीं की वार्षिक परीक्षा के अंक भी मांग लिए। इसके बाद स्कूलों की ओर से आनन फानन में बिना परीक्षा कराए 10वीं के शमाई और प्री बोर्ड तथा 9वीं के वार्षिक परीक्षा के अंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। मनमाने तरीके से अंक अपलोड करने के खेल में अच्छे विद्यार्थी जहां परेशान हैं, तो औसत दर्ज के विद्यार्थी खुश हैं। 2020 के मार्च में कोरोना संक्रमण तेज हो जाने के बाद सरकार ने 6ठी से 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को सीधे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया था। ऐसे में जब 2020 में 9वीं की वार्षिक परीक्षा हुई नहीं, तो स्कूलों ने नंबर कैसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। यही हाल 2020 से 2021 में भी हो रहा है। हाई स्कूल के अधिकांश स्कूलों में शमाई और प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हुई। अब बोर्ड की ओर से मांगे जाने पर स्कूलों ने मनमाने तरीके से छात्रों के अंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। यूपी बोर्ड ने भी सीबीएसई की तर्ज पर हाई स्कूल के छात्रों के शमाई और प्री बोर्ड परीक्षा के अंक के साथ आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2020 में 9वीं की वार्षिक परीक्षा नहीं हुई थी। 2020 से 21 में भी हाई स्कूल के छात्रों की शमाई एवं प्री बोर्ड परीक्षा नहीं कराई गई है। ऐसे में स्कूल वाले बोर्ड की ओर से अंक अपलोड करने के निर्देश के बाद स्कूलों ने मनमाने तरीके से वेबसाइट पर अंक अपलोड कर दिए। उनका कहना है कि ऐसे में राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तो छात्रों के हित को लेकर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जबकि वित्त विहीन विद्यालयों के प्रबंधन ने बिना परीक्षा कराए ही छात्रों को मनमाने अंक दे दिए।
उनका कहना है कि ऐसे में मेधावी छात्रों का नुकसान होगा। मुकद्दस किताब कुरान मजीद से 26 आयतों को हटाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने सिया वक्फ बोर्ड के सदस्य वसीम रिजवी के खिलाफ साइबर क्राइम में तहरीर दी है। सोमवार को मौलाना जवाद की अगुवाई में उलमा के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इमामे जुमा मौलाना जवाद ने पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर को अवगत कराया कि कश्मीरी मोहल्ला निवासी वसीम रिजवी आए दिन कोई ऐसा बयान देते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों वसीम रिजवी ने कुरान मजीद की 26 आयतें हटाने के लिए एक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की थी, जो निरस्त हो गई है। अब वसीम रिजवी ने 26 आयतों को हटाकर कुरान शरीफ सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जिसे पढ़कर मुस्लिम धर्म के लोगों में काफी गुस्सा व नाराजगी है। मौलाना ने कहा कि वसीम रिजवी ने जानबूझ के दंगा भड़काने एवं धार्मिक सौहार्द खराब करने की नीयत से ये काम किया है। मौलाना ने पुलिस कमिश्नर से वसीम रिजवी के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने तथा वसीम रिजवी की ओर से अपलोड किए गए कुरान शरीफ को इंटरनेट एवं सोशल मीडिया से तुरंत हटवाने और सख्त कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तान सरकार ने जाने माने मीडिया सेलेब हामिद मीर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे पहला कदम यह हुआ कि हामिद मीर को जियो टीवी पाकिस्तान ने ऑफ एयर कर दिया है। ऑफ एयर का मतलब यह है कि वो न केवल जियो टीवी बल्कि पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल पर अब अपना शो ऑन एयर नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के नए कानून के मुताबिक कोई भी टीवी चैनल, रेडियो ना तो हामिद मीर को गेस्ट के तौर पर बुला सकता है और ना ही उनके लेख या संपादकीय भी प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा। ध्यान रहे, हामिद मीर ने कहा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कहते हैं कि हमारे टैंकों को जंग लग गई है, हम इंडिया के साथ लड़ाई नहीं कर सकते हैं, हम इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन मीडिया उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। हामिद मीर की यह सच्चाई ना तो पाकिस्तानी फौज को रास आ रही है और ना ही पाकिस्तानी सरकार को। ऐसा कहा जा रहा है कि हामिद मीर के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके उनसे सरेआम माफी मांगने के लिए कहा जाएगा। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो उनको गिरफ्तार कर जेल के भीतर डाला जा सकता है। गुजरावाला में असमतुल्लाह राजपूत ने हामिद मीर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के लिए एक शिकायत दर्ज कराई गई है। ये असमतुल्लाह कौन है, इस बारे में पता नहीं चला है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने एक शिकायत पुलिस के पास रखवा ली है ताकि हामिद मीर को माफी मांगने के लिए मजबूर किया जा सके। ध्यान रहे कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की संसद ने एक कानून बनाया है जिसमें ये प्रावधान है कि पाक फौज के खिलाफ कोई भी शख्स कोई भी बात नहीं कह सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो उसकी तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच 11 दिनों की लड़ाई के बाद युद्ध विराम हो चुका है। इस बीच तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं से सारी दुनिया चिंता में थी, लेकिन युद्ध विराम के बाद पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। गाजा पट्टी में हमास के नकाबपोश लोग इस युद्ध विराम को भारी वाहनों में भरी हुई मिसाइलों और अन्य हथियारों के साथ अपनी जीत के रूप में मनाया। हजारों लोग इस उत्सव में शामिल हुए। यह इजराइल को भड़काने के अलावा और कुछ नहीं है, जो हमास से बहुत शक्तिशाली है। हालांकि यह भी सही है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के नागरिक इलाकों पर हमला करा के आम नागरिकों को मार डाला। इसके अलावा हमास के लोग भी मारे गए। फिलिस्तीन की इमारतों और अन्य संपत्तियों के साथ ही एक बड़ी सुरंग को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जो भी हो, अब आगे के लिए अच्छा हुआ कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो गया, वरना दो तरफा युद्धोन्माद में पता नहीं कितने निर्दोष लोग की जान जाती और इससे कोई हल नहीं निकलता। बेहतर हो कि विश्व समुदाय इस मसले का कोई स्थायी समाधान निकाले जिसमें किसी के साथ अन्याय नहीं हो। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मोदी है तो महंगाई है। पिछले एक साल में जनता बेहाल, कोरोना काल में महंगाई की डबल मार।
पेट्रोल डीजल के साथ रिकॉर्ड तोड़ रहा रसोई का तेल, मोदी सरकार पूरी तरह फेल। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भाजपा के राज में तेल की कीमत आसमान पर और जिंदगियों की कीमत जमीन पर चली गई है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार के कुप्रबंधन के कारण देश को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने दूसरी लहर में लॉकडाउन का फैसला राज्यों के कंधों पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। अखिलेश यादव ने कहा है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, दाल, सरसों, दूध और घी है महंगाई ने कमर तोड़ दी, फिर भी कहें सब चंगासी। सुना है 30 दिनों में 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। लगता है सेंट्रल विस्टा के प्रधान निवास, कार्यालय, महाविमान व भाजपाई चुनाव खर्च का बोझ जनता के टैक्स के कंधों पर आ गया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरा है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि अर्थव्यवस्था को अब भी सुधारा जा सकता है, लेकिन अभी सरकार को नहीं पता कि कैसे किया जाए। अब बहुत से भारतीय मुझसे सहमत हैं कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था की उन गड़बड़ियों को कई गुना बढ़ा दिया है जो यूपीए ने की थी। स्वामी रामदेव ने कहा है, यदि एलोपैथी में सर्जरी व लाइफ सेविंग ड्रग्स है तो शेष 98% बीमारियों का योग आयुर्वेद में स्थायी समाधान है। हम इंटीग्रेट पैथी के पक्ष में हैं। योग आयुर्वेद को स्यूडो साइंस और अल्टरनेटिव थेरेपी कहकर मजाक उड़ाना व नीचा दिखाने की मानसिकता को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा अभियान एलोपैथी व श्रेष्ठ डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है। हम इनका सम्मान करते हैं। उन ड्रग माफियों के खिलाफ है जो 2 रुपए की दवाई को 2000 रुपए तक बेचते हैं और गैर जरूरी ऑपरेशन व टेस्ट तथा अनावश्यक दवा का धंधा करते हैं। हम इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के पाठ्यक्रम में बदलाव, पढ़ाए जाएंगे योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव और जग्गी वासुदेव।